बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ केसेस से बर्रियत के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े जश्न मना रही है। उनका यह कहना है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है। खुशी के शादियाने तो बजाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ हुकूमत पर भी तनकीद की जा रही है। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का कहना है कि अगर शॉर्ट ऑर्डर को पढ़ा जाए तो उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं है। जब उन पर केस ही कोई नहीं था तो वो बरी कैसे हो गए? उनका यह भी कहना था कि किसी अच्छे वकील से इसका उर्दू तर्जुमा करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि केस किस पे था और किस नौइयत का था। बरतानवी कानूनी माहिरीन से भी हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि शहबाज शरीफ के हवाले से यहां पर कोई तहकीकात नहीं जारी थी। उनके बेटे सुलेमान शहबाज और उनके साथ एक और फर्द पर तहकीकात जारी थी और उनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। इसमें असल हकायक हैं क्या? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस केस को बुनियाद बनाकर खुशी के शादियाने बजा रही है, उसके पीछे का मंजरनामा क्या है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कह के इस्तीफा दे देना चाहिए मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर को, वजीर आजम को, कि इन्होंने जिस तरह के केसेस पाकिस्तान के अंदर बनाए उसी नौइयत का केस जो था वो बरतानिया के अंदर भी था, इन्होंने उसे परसू भी किया और ये वहां पर कमजोर हो गए। इसके असल हकायक क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, सुबह से बल्कि कल से लेकर अब तक इतने टॉक शो देख लिए, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन ली कि समझ नहीं आ रही सच कहाँ पे है, झूठ कहाँ पे है। तो हमने सोचा हम अपने प्रोग्राम में सच को सामने ले आएँ, हकीकत को सामने ले आएँ जो कौम जानना चाहती है। हकीकत ये हमारी वो चीज़ नहीं है कि हम किसी की पार्टी किसी की तरफ जाएंगे, लेकिन हकीकत को सामने लाएंगे। अब जो लंदन में अकाउंट फ्रीज हुए, अकाउंट मंजबंद हुए, अकाउंट खोल लिए गए, वो थे सलमान शहबाज साहब के, ख़त्म हो गया वहाँ। अच्छा, उसके हवाले से तो केस, अब शरीफ ख़ानदान बड़ी धूमधाम से शामियाने बजाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, कई साबिक़ वज़रा, पूरी मुस्लिम लीग बैठ के कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खड़े होकर मरियम ने कहा इस्तकबाल करें, हमारा फिर सीना भरा हो गया, जनाब इस्तकबाल करें, कमाल हो गया, कमाल हो गया, इंसाफ जीत गया, बिल्कुल इंसाफ जीत गया। अब मैं सामने लाता हूँ कि असल मामला क्या है। जो कल से लेकर आज तक कोई टीवी चैनल सामने लेके नहीं आया, किसी एंकर्स ने इस पर बात नहीं की। या सर, अब मियां शहबाज शरीफ पर, इनकी पूरी टीम पर, इनकी फैमिली के लोगों पर केस किया, ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। एक शख्स होता है, इन पर केस किया था, बाकी एक शख्स है, उसका नाम है आफ्ताब अहमद, आफ्ताब महमूद, आफ्ताब अहमद महमूद। ये आफ्ताब जो है उसकी वादा माफ गवाह बन चुका है। ये आफ्ताब जो है उसकी एक दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने उसकी स्टेटमेंट है जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि मैं 2008 में मैंने किस तरीके से किन किन अकाउंट्स पे किन किन के कहने पर कितनी कितनी रकम भेजी, कितनी टीटीस भेजी, 24 टीटीस भेजी। ये स्क्रीन पे हमारे बिल्कुल एक एक चीज़ चल रही है। उस पर उसने वाज़ेह तौर पे जो नाम दिए हैं कि जिनके कहने पर मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ, मिसेस नुसरत शहबाज शरीफ, मिसेस राबिया इमरान अली, ये वो कह रहे हैं। अब हकीकत क्या थी मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहूँगा स्क्रीन पे ज़रा वो चलता रहने दें, वो इसका बयान हल्फी या वादा माफ गवाह जो हैं आफ्ताब, इनका वो बयान जो इन्होंने दिया, जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ बड़े अहम तरीन सबूत हैं। अब इन्होंने बरतानिया में वो अकाउंट तो अपने चेक करवा लिया या सर, जिन अकाउंट के हवाले से कोई जिक्र ही नहीं था। असल तो चेक करवाना ये था कि ये शख्स जो है आफ्ताब अहमद, इसने एक वहाँ पे इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज कंपनी बनाई जिसका नाम था MS उस्मान इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज कंपनी। सही, ये बरतानिया में ये बनाता है शख्स, ये वहाँ पर उसको ऑपरेट करता है, उसको ऑपरेट करके पाकिस्तान में आगे इसके साथ जो बंदा राब्ते में है, जो उसको सारा कुछ कर रहा है, उसका नाम है मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान भी गिरफ्तार हो चुका है। मोहम्मद उस्मान जो है वह CFO है सलमान शहबाज का, ठीक है जी। ये ईद की छुट्टियां गुजारने लाहौर आया, बड़ा छुप छुपा के पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद इसके खिलाफ तहकीकात करके सारा कुछ हो गया। अब होता क्या था कि आफ्ताब अहमद जो है
ये वहां से अपने बयान हल्फी में ये बयान है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया, जिसमें ये कहता है कि मैं वहां से ऐसे लोगों की, ऐसे पाकिस्तानियों के नाम से वहां से पैसे इनके अकाउंट में पाकिस्तान शिफ्ट करता था जो कभी लंदन आए ही नहीं। या सर वो जो हम कहते हैं ना पापर फलूदा कबारिया फलां फलां, वो लोग जो कभी लंदन आए ही नहीं, जिनके तस्वर भी में ना हो कि हमारी अकाउंट से इतने पैसे जाते हैं, यानी कितनी जालसाजी की गई, वो वहां से इनके अकाउंट में ट्रांसफर करता था। यहां पर उस्मान उसको करता था सारा कुछ। और जब ये सारा कुछ होता था तो वो आम पाकिस्तानी थे जिनको पता ही नहीं था किस तरीके से उनके शनाख्ती कार्ड, छोटी मोटी रकम भी नहीं है। इसमें 2008 से 9 के दौरान 24,03,145 अमरीकी डॉलर। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये वो फैसला है जो सुबह जो हम चला रहे हैं, इसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। अब किया क्या गया? अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई ऐसा पता चला जाए, इन फैमिली ने सोचा कोई ऐसा काम किया जाए कि जिससे पता चले हम तो बेगुनाह हैं और हमारे साथी जो हमें छोड़ के जा रहे हैं वो हमें छोड़ के ना जाएं, और जो जग हंसाई हो रही है हमारी वो भी ना हो, और इस तरह लगे कि जैसे हमारे पे बहुत सी कुव्वतें मेहरबान हो गई हैं और हमारा आने वाला वक्त आ रहा है। अब वो एक फैसला आया, उस फैसले को जिस तरीके से भी किया गया वो आगे जाके बताएंगे, वो करा दिया। अब असल मामला तो ये था कि किस एनसीए ने इनको बिल्कुल क्लीन चिट दी उन अकाउंट्स की जिस अकाउंट्स के मुताल्लिक तो दावा ही कोई नहीं है। दावा तो यह है कि लंदन से यह शख्स आफ्ताब अहमद जो खुद कहता है कि मैं एक उस्मान MS उस्मान इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज के नाम से एक कंपनी चलाता था और मुझे इनके नाम लिखता है फैमिली के लोगों के कि इनके हदायत मिलती है, हदायत पे मैं इतने इतने पैसे इनके अकाउंट में, जाली नामों के लोग जो हैं टीटी, यानी वो लोग जिनका तस्वर भी नहीं, जिनको पता भी नहीं है, वो करता था। और उनमें से एक शख्स भी लंदन नहीं गया। यहां तो एनसीए से ये इसकी इंक्वायरी कराते और इसमें बरी होते तो मसला मैं कहता हूं बल्ले बल्ले हो जाती। अब ये मामला था यासर, असल जो है अब हुआ क्या है, अब ये जब चीजें चुके, इनको यकीन नहीं था, इनको अभी तक इनके पास ये कॉपी भी नहीं थी, ये कॉपी जो सामने चल रही है कि हमारे खिलाफ एक वादा माफ गवाह है, उसने बयान क्या दिया है, हम सामने ले हैं कि उसने बयान क्या दिया। उसने तो उसमें एक एक हकीकत, डेट, पैसा, किन किन के नाम से क्या क्या भेजा, किस किस को भेजा, सारा कुछ उन्होंने कर दिया। अब हो क्या रहा है यासर, ये करने के बाद अब अगर तो हमजा सलमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई है, उन्हें पहली फ्लाइट पकड़नी चाहिए, पाकिस्तान आ जाना चाहिए और यहाँ क्या कहना चाहिए कि भाई मैं, मेरे वालिद, हम सब बेगुनाह हैं। देखें, एक सबसे बड़ी एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने हमें क्लियर करार दे दिया, हमारा कोई ऐसे, वो नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे, उन्होंने वही अकाउंट जो उनके अपने थे जिस पे केस ही नहीं था वो तो क्लियर करवा लिए, सारा कुछ हो गया। जिस पे केस है, जो सारा कुछ है, उसको नहीं कराया। असल मामला यह है कि शहबाज शरीफ की फैमिलीज जिनके नाम इसमें मौजूद है, इनके खिलाफ जो केस है उसमें अभी तक ये पूरे इन्वॉल्व हैं और उस वक्त तक जब तक ये क्लियर नहीं होते ये बच नहीं सकते। ये मैंने जो एक वादा माफ गवाह जो है जिसका नाम आफ्ताब अहमद है, उसका मैंने स्टेटमेंट आपके सामने ले आया हूं। इसके बाद अगर इस जगह इस केस से ये बचते हैं, अगर ये चाहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, तो इनको चाहिए आफ्ताब अहमद का जो मामला है, जो वहां पे मनी एक्सचेंज बनाई गई थी, उसकी इंक्वायरी करवाएं। अगर उसको इंटरनेशनल क्राइम एजेंसी क्लियर कर देती है तो फिर इनके लिए गुड न्यूज है, अगर नहीं करती तो उसके लिए नहीं है। यानी एक केस जो पाकिस्तान में था उसके पैरेलल एक दूसरा केस खुलवाया गया और केस को खुलवाने के बाद वो अकाउंट दिए गए कि जिन अकाउंट पर मशकूक ट्रांजैक्शंस नहीं थी, कि ताकि वहां से क्लियर हो तो इस केस पे पर्दा डाला जा सके। उस केस के जो केस जिस पे एफआईआर कट चुकी है इनके खिलाफ, जिस पे एफआईआर इसको नैब की इंक्वायरी कर रही है, उसका तो जिक्र ही नहीं है, वो ये बयान हल्फी है। इसके बाद जो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं और ढिंडोरा जो पीटा जा रहा है, वो असल में उसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और हैं और सियासी तौर पर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम सियासी मंजरनामे पे भी बात करेंगे कि डॉलर की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है, बात करेंगे कि आज का इजलास
किस नतीजे पर खत्म हुआ जो वफाकी काबीना का था, ये भी बात करेंगे कि सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन उस इशू पे भी थोड़ी सी बात करेंगे जो ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे। इसी बारे में हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ारूक हबीब साहब, सुबह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसमें खुशी के शादियाने बचाए गए और ये बताया गया कि हम जीत गए हैं, हुकूमत हार गई है, हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई की है। अब से कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले हम जब बात कर रहे थे तो राना अजीम साहब ने ये सबूत पेश किए हैं जो आप किसी विफाकी मिनिस्टर के पास नहीं है। जिस पहलू पे बात की जानी चाहिए थी उस पहलू पे बात नहीं हुई। आप ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस बात को एजेंडा बनाकर आने वाले दिनों में अपनी सियासत को चमका रही है, हुकूमत के पास उसका रिबर्टल क्या है? देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि एनसीए बरतानिया के बैंक अकाउंट की एक बैंक अकाउंट की तहकीकात कर रहा था। दूसरा ये मामला है कि 7 अरब की टीटीज का है, जिसके अंदर 7.32 करोड़ रुपए की टीटियां बरतानिया से उन लोगों ने भिजवाई हैं जो कभी बरतानिया गए ही नहीं। और वो सिर्फ सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर नहीं आई, वो हमजा शहबाज के अकाउंट में भी आई हैं, नुसरत शहबाज के अकाउंट में आई हैं, राबिया शहबाज के अकाउंट में आई हैं, जवेरिया शहबाज के अकाउंट के अंदर आई हैं। इसके अलावा हमजा शहबाज के अकाउंट के अंदर ये अहमद पापड़वाला, मंजूर अहमद पापड़वाला, जिशान अहमद, आपका राशिद शाहिद, अजहर मुगल कबाड़िया, राना जहीर सेल्समैन, ये तमाम वो लोग हैं जो कभी बरतानिया ख्वाब में भी नहीं गए होंगे, शायद अपने शहरों से बाहर भी न निकले होंगे। इन्होंने 1 अरब 18 करोड़ रुपया सलमान शहबाज के अकाउंट में जमा करवाया हुआ है। ये इतना ही शौक है ना इनको, तो ये एनसीए से तहकीकात करवा लें इस अकाउंट की भी। जब नैब तहकीकात कर रहा है तो उस तहकीकात में शहबाज क्या कहते हैं? कोई नहीं। और बरतानिया में सलमान शहबाज की एक अकाउंट के ऊपर एसेट डी फ्रीज होते हैं तो शहबाज शरीफ कहते हैं मैं तो सुरखरू हो गया, उनकी सारी पार्टी कहती है मैं सुरखरू हो गए। तो भाई बरतानिया के मजिस्ट्रेट ने जो फैसला दिया है उसमें शहबाज शरीफ के किसी अकाउंट का कोई जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ का कोई अकाउंट डी फ्रीज नहीं किया गया, उनके अकाउंट की तो कोई तहकीकात नहीं हुई। दूसरा मामला यह है कि ये पाकिस्तान आए ना सलमान शहबाज, ये सुरखरू हो गए ना बकौल इनके, उनको अगली फ्लाइट के ऊपर पाकिस्तान बुलाएं, आकर वो नैब अदालत में अपनी बरियत की दरखास्त दायर करें कि जी मेरे पास तो तमाम एविडेंस मौजूद हैं, मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मेरे अकाउंट में तो तमाम पैसे जो हैं वो लीगल चैनल से आए हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई लूटमार नहीं हुई, आके दरखास्त दायर कर दें। क्यों पाकिस्तान नहीं आते? इस वजह से फ़ारूक हबीब साहब यहाँ पे जो वादा माफ गुआ है, जो नैब के पास वादा माफ गुआ है आफ्ताब अहमद, वो अपने बयान हल्फी में जो वो स्टेटमेंट देता है एक जज के सामने, जिसे वादा माफ गुआ जब बनता है, जज भी जो हैं दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट होते हैं और उनके सामने ही बयान हल्फी होता है, उसमें वो बिल्कुल वाजे कहता है कि 24 टीटीस हैं जो 24,30,145 US डॉलर ये बेचे हैं उसने। और वो लिखता है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे वो कह रहा है कि इसमें मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ, मिसेस नुसरत शहबाज शरीफ और मिसेस राबिया इमरान अली, ये लोग हैं जिनको उन्होंने बेचता है। और उसमें वो बड़ी उसमें वाज़ेह तौर पे उसमें सारा कुछ उसमें मेंशन किया है कि शाहिद रफ़ीक जो है, जिसके हवाले से क्या शाहिद रफ़ीक और ये दूसरे जो लोग हैं जिनके हवाले से उन्होंने लिखा है, क्या नैब ने इन पर सिर्फ अभी तक तहकीकात रखी हुई है, इनमें से किसी की गिरफ्तारी हमजा के अलावा अमल में आई नहीं आई? उसके आगे हुकूमत क्या करने जा रही है? आज हुकूमत बिल्कुल इस पर वो रद्द-ए-अमल नहीं दे सकी जो देना चाहिए। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर बड़ी वाज़ेह बात है, आपको पहले मैंने ये कहा कि ये तो झूठ का पलंदा है कि जो ये कहते हैं हम सुरखरू हो गए, हमारे केसेस खत्म हो गए। जो FIA 25 अरब की तहकीकात कर रहा है, जहां पर चाय पिलाने वाले, दरवाजा खोलने वाले, इनको छोटे छोटे मुलाजमीन निचली सतह के, उनके नामों के ऊपर इन्होंने अकाउंट खोल के 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की हुई है। उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मुझे इसकी तफसीलात बता लेने दें। नुसरत शहबाज के अकाउंट में 26 टीटियां आती हैं, हमजा शहबाज के अकाउंट में 23 टीटियां आती हैं और 127 टीटियां सलमान शहबाज के अकाउंट में आती हैं। 10 टीटियां जो है वो राबिया शहबाज के अकाउंट के अंदर आती हैं, राबिया इमरान के अकाउंट में आती हैं। इसी तरीके से जवेरिया अली के अकाउंट में 7 टीटियां आती हैं। पूरा खानदान टीटियों के ऊपर चल रहा है और वो टीटियां भेजने वाले जो हैं वो बरतानिया से हैं। और आफ्ताब अहमद अगर उसमें मौजूद हैं
तो 14 गवाहान के ऊपर जरा हो चुकी है। नैब इस केस में रेफरेंस दाखिल कर चुका हुआ है। बाकी 100 से जायद गवाहान है। नैब अदालत ने इसका फैसला करना है। वहां पर सलमान शहबाज पेश होने को। इसके अलावा जो मेरे पास पड़ा है FIA के केस में 3.7 अरब रुपया चाय पिलाने वाले मलिक मकसूद के अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा 2.5 अरब रुपया वारिस जो कि मुश्ताक चीनी वाले का ड्राइवर है उसके अकाउंट में आ जाता है। जब आपके पास भी इतनी तफसीलात हैं, एक बयान हल्फी हमारे पास मौजूद है, इन तमाम शवाहिद के बावजूद भी कार्रवाई मुकम्मल क्यों नहीं होती? देखें, कार्रवाई मुकम्मल इस वजह से नहीं हो रही कि सलमान शहबाज पाकिस्तान नहीं आ रहे। FIA के केस में मैं फिर दोहराऊंगा कि शहबाज शरीफ बाकी लोग तो है ना, सलमान शहबाज शुगर मिल को चला रहा था, इसी वजह से हम मुतालबा कर रहे हैं। और बल्कि मैं मुतालबा क्या, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, मैं इनकी सारी बातें मान लूंगा। ये सलमान शहबाज को पाकिस्तान ले आए, ला के अदालतों के सामने पेश कर दें, मैं इनकी सारी बातें मान लेता हूं। ये वाली जितनी ये कर रहे हैं लाए ना, पेश करें उसे, क्यों नहीं पेश करते? चलें, इससे आगे जाते हैं। आपके पास भी सबूत है, हमने भी इसको चीजें कुछ सामने ले आए और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आप लोग जवाब देते रहेंगे। जरा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़ा माहौल ठंडा हो गया है, इलेक्शन कमीशन वर्सेस हुकूमत, मामला तय हो गए। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हमें इलेक्शन कमीशन से हमारी क्या लड़ाई? हम तो ये कहते हैं आइन के आर्टिकल 218 के तहत फ्री और फेयर इंतखाबात आपने कराने हैं इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ। और लॉ है इलेक्शन एक्ट 2017 जो कहता है 103 नंबर शिक ये कहती है आपने EVM का ट्रायल करना है, EVM के लिए पायलट टेस्ट करना है। 94 शिक कहती है कि आपने बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने के लिए आई वोटिंग का ट्रायल करना है। उस हवाले से हम इनको कह रहे हैं कि तयशुदा पहले कानून के अंदर चीज मौजूद है, उसके ऊपर आप पेशरफ्त करें, EVM का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इंतखाबात आसाफ शफाफ बनाएं। उस हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी है वो हम दूर करने को तैयार हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जहां से चाहता है, जिस मुल्क से चाहता है, वहां की EVM को चेक कर ले मंगवा के। प्रोक्योरमेंट इलेक्शन कमीशन ने करनी है। अच्छी बात है कि स्टेक होल्डर्स के अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं तो खुशाइन बात है, बेहतरी का रास्ता तो निकाला जा सकता है। लेकिन फरूक साहब, जहां पे आप अपोजिशन के ताउन को खुशाइंद करार दे रहे हैं, वहीं पे वफाकी वज़रा ये भी कहते हैं कि अगर रोजाना की बुनियाद पे केसेस चले तो शहबाज शरीफ साहब जेल में होंगे। एक तरफ उनका ताउन जो है वो आपके लिए खुशाइंद है, दूसरी जानिब बाकायदा धमकियां हैं। कानूनी मामलात फिर अलहदा से रहने दें, मुल्की मामलात और सियासी मामलात अलहदा रहने दें। देखिए बात ये है कि हमने पार्लियामान में कानून साजी करनी है आइंदा इंतखाबात के हवाले से। उसका इनके करप्शन के केसेस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इतनी बात यह है राना साहब, आम आदमी के लिए समझने के लिए, अगर किसी को सेशन अदालत से कोई सजा हो जाती है, वो ये समझता है कि मेरे खिलाफ सजा गलत हुई है, वो अपील में चला जाता है हाई कोर्ट के अंदर, वो कहता है मेरा फैसला करें, मैं मासूम हूं। इनके 3 साल से मरियम सफदर का केस लगा हुआ है नैब की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 1 साल से 12 बार ये इल्तवा ले चुके हैं। अपनी ही दायर की गई अपील जिसमें ये कहते हैं जी फैसला हमारे खिलाफ गलत आया है, तो इल्तवाएं क्यों ले रहे हैं? इनको तो कहना चाहिए स्पीडी ट्रायल करें, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसका फैसला करें, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ की अदालतें इनका कतई खत और कैलोरी फंड को रिजेक्ट कर चुकी हैं। हुकूमत जो है कोई ऐसा कानूनी रास्ता अपनाने जा रही है, कोई दरखास्त देने जा रही है कि इन तमाम सियासतदानों पे हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स पे हो, चाहे आम आदमी पे हो, कि जिन जिन पर करप्शन के केस हैं उनकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। देखें, यकीनन हम तो अदालतों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको जजेस की ज़रूरत है, जजेस की तादाद बढ़वा सकते हैं। अदालतों में एडमिनिस्ट्रेटिवली जो पाकिस्तान के कानून में हमारी जिम्मेदारी है उनको सहूलत देना, वो हम सहूलत दे सकते हैं। जिस तरह आपके इल्म में है कि 30 नैब की अदालतें कायम की जा रही हैं ताकि स्पीडी ट्रायल हो। लेकिन ये जो खास केसेज हैं जो इस मुल्क के अंदर 3-3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, जिनके चुकी हैं, इंजाम तक प्रायोरिटी में पहुंचना चाहिए। इनको फर्दर फरक हबीब साहब, आज खास टास्क क्या मिला है? आज वजीर आजम साहब की आप कबीना के इजलास पे मौजूद थे, खास टास्क क्या मिला आज? देखिए, काबीना इजलास के अंदर तो बड़ी वाज़ेह है कि हमने जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, उसके लिए हम असेंबली का जॉइंट सेशन भी जो है वो कॉल कर रहे हैं ताकि हम कानून साजी करें और आगे बढ़ सके, कोई वक्त ज़ाया ना करें। दूसरी जानिब ये बात आप फाइनल कर चुके हैं कि आए संजीदगी से, फाइनल कर चुके हैं कि आपने नए इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन कराने हैं। देखें, यकीनन साफ और शफाफ इंतखाबात इस वक्त की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि कोई जमात धांधली का तो ये शोर डालते हैं,
को अल्टरनेट तजावीज़ लेकर आए, कोई तजावीज़ नहीं लेकर आए, ये तजावीज़ लाना ही नहीं चाहते। ये तो ठप्पा माफिया की पैदावार है, ठप्पा माफिया ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर राइज रहे, ये हर काम में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यहां पर आके टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर इनको जो है वो एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे बेशक टोक दीजिएगा। हमारे साथ मुज़ाकरात करें। नैब की तायुनाती, तौसी और नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से आज के इजलास में यह तय पाया गया कि अपोजिशन से बात की जाएगी। अपोजिशन लीडर से चेयरमैन नैब के मामले पे आप बात नहीं करते, तो आपकी नजर में अपोजिशन है कौन? देखें, बात यह है, मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी किसी चोर से पूछा है कि आपका तफ्तीशी कौन होगा? या कभी किसी चोर से पूछा है कि आपका ट्रायल अपना बता दें कि आपका कौन सा जज आपके ट्रायल करेगा? आईनी तौर पे अपोजिशन लीडर तो वो है ना, फिर जाएंगे कि जायद के टीटीओ के केस हैं, वो अपोजिशन सुन लेना। शहबाज शरीफ अब बताएंगे कि नैब का चेयरमैन कौन लगेगा, जिनके सारा खानदान भगोड़ा है। एक भाई नैब से सजा याफ्ता है, दूसरे का रेफरेंस चल रहा है शहबाज शरीफ का। वो बताएंगे कि चेयरमैन नैब क्या होगा। कोई अखलाकियात भी होती हैं, कोई मॉरल वैल्यूज भी होती हैं। उनको तो चाहिए वो अपोजिशन लीडर के जो ओहदे से हैं वो हट जाएं, पीछे हट जाएं। उनको तो इस मुशावरत का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए। ये वो लोग हैं जो आए पहले रोज से नैब पे तनकीद कर रहे हैं, नैब के इदारे पे तनकीद कर रहे हैं, नैब के इदारे के ऊपर हमला कर रहे हैं। ले आए, आप आर्डिनेंस के जरिए जो भी कवानीन बनाना चाहते हैं, चेयरमैन नैब बनाना चाहते हैं, दोबारा तोसी करना चाहते हैं या नया लाना चाहते हैं, जो भी आपका है, और इसी तरह इलेक्शन के हवाले से जो तरमीम करना चाहते हैं, इस्लाहात के हवाले से आप आर्डिनेंस के जरिए ले आते हैं और ये चले जाते हैं अदालत की तरफ, तो फिर क्या ये जंग जो है ईवान से निकल के अदालतों की तरफ चली जाएगी? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, आइनी अदारों में भी एक्सटेंशंस होती रही हैं और कानूनी अदारों के अंदर भी एक्सटेंशंस होती रही हैं। अभी एक्सटेंशन का, रीअपॉइंटमेंट का कोई ऐसा फैसला अभी नहीं हुआ। इसके ऊपर आइंदा ये जो हफ्ता शुरू होगा उसके ऊपर हम यकीनन उसके ऊपर मुशावरत भी कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई हतमी फैसला भी करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर ठीक है, अगर कोई जाना चाहता है, अदालत जाना चाहता है, चला जाए, अदालत जाके अपना शौक पूरा कर ले। लेकिन मैं आपको बुनियादी तौर पे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का अमल है उसको डिसकंटिन्यू करना चाहती है अपोजिशन। अपोजिशन चाहती है नैब के इदारे को बंद कर दे। आपको याद होगा वो 34 छिक्के ये लेकर आए थे जो कागज लहरा रहे थे फैटफ के मौका के ऊपर, कानून साजी के मौका के ऊपर। वो 34 छिक्के यही थी कि आप नैब के इदारे को बंद कर दें, इनको आप जो है वो खुली छुट्टी दे दें, जो इन्होंने चोरी की, चोरी की इनके ऊपर वैलिडेशन कर दें। लेकिन यहाँ पर सवाल किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा से कि चोर से तफ्तीशी के बारे में कैसे पूछा जा सकता है, तो उनका जवाब था वजीर आजम इमरान खान के ऊपर क्या नैब में केसेस नहीं है, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर, फॉरेन फंडिंग। उन्होंने कहा कि जब उनके ऊपर केसेस हैं वो तायुनाती की खुद बात कर सकते हैं, तो अपोजिशन लीडर क्यों नहीं कर सकते? देखें, पहली बुनियादी चीज ये है कि फंडिंग में तो नून लीग खुद भगोड़ी है। उन्होंने आज तक अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड ही नहीं दिया, ना पीपल्स पार्टी ने दिया, ना नून लीग ने दिया। पहले वो अपना रिकॉर्ड ले आए, फिर मेरे से फॉरेन फंडिंग की बात कर लें। हमने अपना रिकॉर्ड जो जमा करवा दिया। दूसरी बात यह है कि वजीर आजम के ऊपर कौन सा केस में रेफरेंस दायर हुआ है? वजीर आजम आज से पहले कब वजीर आजम बने? आप 30-30 साल से इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। असासे आपके इमरान खान का कौन सा एहसासा बैरून मुल्क पकड़ा गया है? वो तो वाहिद वजीर आजम है जो अपना वजीर आजम बनने से पहले 40 साल की कमाई का हिसाब दे के आया है, 60 वैलिड डॉक्यूमेंट देकर आया, सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन होकर आया है। आपकी तरह को कतरी खत तो नहीं लेकर आ गए थे। हमारे लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां हुई, हमने कभी नैब पे हमला किया? हमने कभी कहा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है? हम कहते हैं इदारे आज़ाद हैं, कानून के तहत काम कर रहे हैं, उनको करने दें। ये इदारों पे हमले भी करते हैं, इनकी इदारों पे हमले करने की तारीख भी है। ये लोगों को क्लाशनकोव से भी ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियोस बना के भी ब्लैकमेल करते हैं, ये लोगों को ब्रीफ केस दे के भी खरीदते हैं। ये इनकी तारीख है। लिहाजा आगे बढ़ते हैं, किसी किस्म की कोई बल्दियाती इलेक्शन पे जरा आ जाएं। आज फवाद चौधरी साहब ने इस बात का इकरार किया कि हम तो बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहते हैं और पीटीआई की ये ख्वाहिश थी, लेकिन वज़रा आला जो हैं वो इस पर तैयार नहीं है। तो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्या वो इस बात पे कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं कि जो वज़रा आला चाहते हैं वही होगा? और बल्दियाती इलेक्शन तो आपकी सबसे बड़ी तरजीहात। देखें, मैं तो ये समझता हूँ
देखें, बात यह है उसमें सिंध भी शामिल है ना। सिंध वाले तो उसके ऊपर को पेशरफ्त करें, हम तो पेशरफ्त कर रहे हैं। चलें आप हमने तो बेहतरीन कानून हम केपीके में लेकर आए थे जब हमने इंतखाबात करवाए। नहीं, अपने सूबों में भी होने जा रहे हैं ना। सुन तो लेना, सुन लें। हमारे अपने सूबों के अंदर भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। हम बेहतरीन बाइख्तियार जो है वो मुकामी हुकूमतें लेकर आ रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी कानून साजी हो रही है। और आप देखेंगे कि आइंदा साल के अंदर ये इंतखाबात होंगे। आइंदा साल अंदाजन कब तक? आइंदा साल बहुत टाइम है, पूरा एक साल गुजर जाएगा। देखें, उस हवाले से कानूनी पेचीदगी है ना, कानून साजी है, हल्का बंदियां हैं। पहले कानून साजी हुई, हल्का बंदियां हुई, अदालतों के अंदर चैलेंज हो गई। वो तमाम जो है वो कानूनी पेचीदगियां उसकी राह में मौजूद हैं। लेकिन हम उसकी पूरी स्पिरिट के साथ, पूरी एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स बनाना चाहते हैं। क्या चेयरमैन नैब को अब तोसी दे रहे हैं? चेयरमैन नैब की तैनाती जो है दोबारा इसी चेयरमैन नैब को मजीद तोसी दे रहे हैं? कोई आज बात हुई? देखें, इसका फैसला जो है वो आइंदा हफ्ते होगा। इस पे हमारे वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, कानूनी टीम जो है वो काम कर रही है। इसके ऊपर जो है वो फैसला आइंदा हफ्ते होगा। आइंदा हफ्ते इस पे फैसला होगा। एक आखिरी सवाल फ़ारूक हबीब साहब, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हुआ। बरामदात में इजाफा खुशाइन बात है, लेकिन इसके साथ साथ दरामदात में और करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफा हुआ। नॉन टैक्स आमदनी में कमी हुई, गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में कमी हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये वजारत ख़जाना की आउटलुक रिपोर्ट है। डॉलर महंगा होता जा रहा है, डॉलर पर काबू नहीं पाया जा रहा, तो मुआशी तौर पर बेहतरी कब आएगी? देखिए, माशी तौर के ऊपर तो बेहतरी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जैसे हमें हुकूमत मिली थी, अगर कोरोना के जो असरात पूरी दुनिया की इकॉनमी में आए हैं, वो पाकिस्तान पे भी ऐसे असरात होते, अगर हम भी लॉकडाउन लगा देते जिस तरह ये नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही थी, तो हालात बड़े वर्स्ट होते। आज हमने कोरोना से भी कॉप किया है, हमने 4% से ज़ायद ग्रोथ भी की है। आइंदा आने वाला साथ भी हमारा ग्रोथ का साल है। हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप में आप देखें, कपास की भी फसल बेहतरीन हुई है, उसके अंदर ग्रोथ हुई है, बाकी फसलों में भी ग्रोथ हो रही है। जहां तक डॉलर के रेट की बात है, तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर कायम है। रुपया मार्केट फोर्सेस के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो रहा है अपनी जगह के ऊपर, और ये ऑन एवरेज 160 रुपए के ऊपर रहा है। पहले भी 168 पे गया था, उसके बाद 152 पे भी गया। तो अगर ऑन एवरेज निकालें तो इसकी एवरेज 160 रुपए के ऊपर है। और हमारी इंपोर्ट्स में मशीनरी भी आ रही है, और आपके इल्म में है कि कोविड की वजह से वैक्सीनेशन भी आ रही है $400-500 मिलियन की। इसके अलावा सुन लें, पाम ऑयल की और पेट्रोलियम मसनूआत की और LNG की कीमतों में भी इजाफा हुआ है आलमी सतह पर, जिसकी वजह से जो है वो इंपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है। तो इसके अंदर हम एक बैलेंस, तवाज़ुन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम कर लेंगे। अलबत्ता हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रही है। सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी जा रही है, खतरे की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिग्गज इश्यूज़ पे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या वाकई बयानिए की जंग है, या इख्तलाफ राय है, या किसी का तरीका कार मुख्तलिफ है? जिस तरह मरियम नवाज साहिबा का ये कहना था कि हमजा शहबाज अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, तरीका कार मुख्तलिफ हो सकता है। क्या इसका इम्पैक्ट अवाम में भी पड़ने जा रहा है? जो कारकुनान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये जो जंग इस वक्त जारी है, मंजरनामा जो तब्दील हो रहा है, ये किन वजूहात की बुनियाद पर तब्दील हो रहा है? मखमसे में क्यों है ये रहनुमा? मुख्तलिफ अदवार के अंदर या मुख्तलिफ दिनों के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ क्यों होती हैं? कुछ स्टेटमेंट्स मुलाहिजा करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, कुछ स्टेटमेंट्स मुलाहिजा करते हैं, फिर मैं आपकी जानिब आता हूं। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था, और मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त फैसला था। आर्मी चीफ की तोसी की बात तारीख का हिस्सा है। मैं बिल्कुल अपने आप को गुनाहगार महसूस नहीं करता। पूरी पार्लियामान ने वोट की। ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो अपॉइंट करे और तोसी भी कर सके। ये माजी में होता रहा है, तोसी पे कोई पाबंदी नहीं थी।
तौसी पे कोई पाबंदी नहीं थी, ये कोई गुनाह नहीं था। हमजा शहबाज कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। मरियम साहिबा कहती हैं कि मैं उस गुनाह में शरीक नहीं थी, तो उन्होंने उसे गुनाह कंसीडर किया बाकायदा तौर पे। शेख साहब किधर जाएं? आम जो कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो क़यादत के ऐसे बयानात से कौन सी राय अखज़ कर सकता है, कौन सा नतीजा अखज़ कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम जाके अपने इलाकों में जाते हैं ना, तो लोग हमसे पूछते हैं तो हम उनको क्लैरिफाई कर नहीं पा रहे। वजह क्या है कि ये बड़ी क्लियर कट हुआ। जो मैं ख़ुद उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, जिसमें ये कहा गया और कैटेगोरिकली एक मेंबर ने पूछा कि ये जो फ़ैसला है वो बड़े मियाँ साहब का है या छोटे मियाँ साहब का है। तो ख्वाजा आसिफ ने साहब ने उस वक़्त ये कहा, जो कि मीटिंग को प्रेजाइड कर रहे थे, कि ये बड़े मियाँ साहब का भी फ़ैसला है और छोटे मियाँ साहब का भी फ़ैसला है। मैंने भी उस सवाल पूछा कि ये आप इतनी बड़ी तब्दीली का कोई हमें एक्सप्लेन करें, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि वो लंदन में जाके बड़े मियाँ साहब ने बुलाया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और वहाँ पे हलफ लिया गया कि इस बात को कोई चंद लोगों तक ही रखा जाएगा। तो ये इस तरह है, ये मैं समझता हूँ पूरी पार्टी का फ़ैसला है। वहाँ पे हुआ, ठीक है, मैंने भी सवाल किया और भी बात की गई, चीमा साहब ने भी बात वहाँ की, लेकिन जो फ़ैसला हुआ यूनानिमस हुआ। जब फ़ैसला हो गया तो फिर तो हम सब उसके साथ हैं। उसमें इख्तिलाफ राय तो रहता ही है पार्टियों में, शेख साहब होना भी चाहिए, बिल्कुल इख्तिलाफ राय रहता है। शेख साहब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मोहतरमा मरियम साहिबा ने कि इस गुनाह, यानी उन्होंने गुनाह कह दिया है आप तमाम अरकान ने, मुंतहिब अरकान असम्बली ने, जो बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के फैसले पर लब्बैक कहते हुए जो वोट दिया उसके हक़ में गए। तो आप ये किसी मोहम्मद बूटे ने तो कहा नहीं, आपकी सबसे बड़ी लीडर है मियाँ नवाज साहब की बेटी हैं, जब वो ये बात कह रही हैं तो इसके बाद क्या पार्टी के इख्तिलाफात खुल नहीं गए? जी, ये बात दुरुस्त आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में बड़ा वाज़े तौर पे ये पूछा भी गया, हमने सवालात किए और ये जवाब दिया गया कि ये बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब का और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मुश्तरका फ़ैसला है। तो अब मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं, वो ठीक है, उनसे शायद ना पूछा गया हो, वो क्योंकि हमारे MNA नहीं हैं और उस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं थी, तो उनकी एक ओपिनियन है, वो अपनी ओपिनियन दे सकती हैं। लेकिन ओपिनियन में गुनाह का लफ्ज़ शामिल करना, वो ये भी तो कह सकती थी कि उस मुशावरत में मैं शामिल नहीं थी या उस फैसले में मैं शामिल नहीं थी। लेकिन वहां पे जब आप गुनाह का उनसर शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी ने गलत फैसला किया था और उस गलत फैसले में मैंने उनका साथ नहीं दिया। जी हाँ, उन्होंने जो बात की है उससे तो यही मतलब निकलता है कि वो उससे मुतफिक नहीं थी इस फैसले से, वो तो बड़ा क्लियर है। अब चीज़ें तो आपके सामने आ गई हैं। ये अभी तक पार्टी में ना, अगर ये इख्तलाफ जारी रहेगा जो कि वाज़े तौर पे सामने आ रहा है, तो इससे हमारी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं बैठता हूं अपने MNS के साथ, कोलीग्स के साथ, ज़्यादातर उसमें मेजॉरिटी जो है वो इस बात की फेवर में है कि हमें इस पे ज़ोर देना चाहिए कि इलेक्शन फेयर हों। हमें ये जो इतनी बड़ी डिबेट हो रही है, ये जो इदारों के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, हमारे मेजॉरिटी का ये मैं कह रहा हूँ, हर एक की अपनी ओपिनियन है, कोई फ़ैसला जो होगा पार्टी का वो हम सब के लिए एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इलेक्शन हमने लड़ने होते हैं ना, मैं देखता हूँ मेरे इलाकों में, मतलब चिन्योट के और झंग के इलाके में 10 MPA में से सिर्फ 2 MPA तो हम खड़े कर सके। जब कैंडिडेट वोट होंगे, वोट तो हैं, लेकिन जब कैंडिडेट ही सामने खड़े नहीं होते, वो समझते हैं कि अगर हमारे ऊपर जोर दे दिया गया तो हम अब सह ही नहीं सकते, हम खड़े ही नहीं हो सकते। तो 6 डिस्ट्रिक्ट से हमारे इलाके में, पंजाब की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सूबों में तो अपनी जगह पे है। पंजाब में मियांवाली में, बक्खर में, झंग में, चिन्योट में और हाफिजाबाद में, ये सारे ज़िलों में सिर्फ एक वाहिद मेरी चिन्योट से सीट निकली है, और वो भी मैंने थोड़े से वोटों से लिए। जो प्रेशर डाला गया, जिस तरह ये इलेक्शन हुए, ये इलेक्शनों में कोई फेयर इलेक्शन नहीं थे। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं थे। मैं आपको बड़ा क्लियर सबूत देता हूँ ना,
फेयर हुआ इलेक्शन क्या के लिए कि आज जाके देख ले, मैं इलेक्शन जहाँ जीता हूँ, शेख साहब फेयर इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं जरा। आपने पहले आज भी जाके वो सबूत मौजूद हैं। जी बिल्कुल शेख साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं, सारी कौम चाहती है कि इलेक्शन फेयर हो। तो फेयर इलेक्शन के लिए जो इंतहाबी सलाहत सामने आ रही हैं, तो उसकी मुस्लिम लीग नून को आप सबको खुल के हमायत करनी चाहिए। और जहाँ तक अगर एक मशीन का तल्लक आप कहते हैं ये ठीक नहीं है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन है वो ले आनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ना, यही तो हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आए और डिबेट करें, सबकी राय लेना। मैं ये बिलीव ही नहीं करता कि चंद बंदों की राय हो जाए और एक कमेटी बैठ जाए। देखिए, हर मेंबर अपनी जगह से इलेक्ट हुआ है। 8 लाख आदमियों में से एक आदमी हम इलेक्ट करते हैं या एक खातून इलेक्ट करते हैं। वो जब इलेक्ट होता है तो उसकी एक अपनी ओपिनियन है। हमारे ऊपर कैसे इम्पोज किया जा सकता है कि चंद बंदे बैठ के, और ये हमारी पार्टियों में ये देखिए ना, जब तक फेयर इलेक्शन के लिए सबको साथ बिठाया जाएगा, और ये कोई मुश्किल नहीं है। फेयर इलेक्शन जो है उसमें किसी किस्म का टेक्नोलॉजी अगर जो सबको एक्सेप्टेबल है वो इस्तेमाल हो सकती है। दुनिया में ये राइज है, कोई ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में ये पहली बार कोई इलेक्शन हो। आज तक इवन जर्मनी में अगर ये इलेक्ट्रिक वोटिंग की मशीन, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं शेख साहब, ये कहिएगा क्या आपकी पार्टी के अंदर कुछ तबका ऐसा है जो ये समझता है कि हाँ हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, और एक तबका ऐसा हो जो ये कहता हो कि इंतखाबी इस्लाहत पे हमें बिल्कुल नहीं बैठना? देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत के साथ बिल्कुल ना बैठने वाली कोई बात नहीं है। हुकूमत नहीं बैठना चाह रही। हमने तो पहले दिन ही, हमारे लीडरों ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने पहले दिन से चार्टर ऑफ इकानमी की बात की कि मुल्क इस वक्त बैठ रहा है। इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि जो मुल्क की इकनॉमी की हाल है, आज 172 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर हो गया, और पिछले 4-5 महीने में मैं आपको बहुत बड़ा लुट रहा है। ये बात मैं ख़ास तौर पे आपके थ्रू करना चाहता हूँ। बात ये क्योंकि मेरा काम, मैं कारोबारी हूँ, मैं 55 ईयर से बिज़नेस में हूँ, मेरी फैमिली 135 साल से बिज़नेस में है, और ये पहली फैमिली है हमारी जो कि मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना, मेरा बेटा मरहूम इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना, और मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना, और मैंने जाके वहाँ पर चंडियोट में इलेक्शन लड़े। बात ये मैं कह रहा हूँ कि हम किसी बेस से, किसी बैकग्राउंड से आए हैं। अब जब तक ये इलेक्शन फेयर नहीं होंगे और ये जाके बैठे, पूरी असम्बली को बैठना चाहिए और पूरी असम्बली में ये फैसला होना चाहिए कि इलेक्शन किस तरह कराया जाए। नहीं तो इंडिया में आखिर क्यों, क्या वजह है कि इंडिया में इख्तलाफ नहीं होता? वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, इतना बड़ा मुल्क है, और वहाँ पे बड़े स्टेजेस में इलेक्शन होते हैं। वहाँ तो वो उनके बैलेट पेपर पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि रोक दिए जाते हैं। शेख साहब, 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले ख्वाजा आसफ साहब ने पिंडी में एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कारकुन का इख्तलाफ नहीं है, क़यादत का आपस में इख्तलाफ है। आप इस बात की तस्दीक करते हैं या इस बात से इनकार करते हैं, तरदीद करते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको क्लैरिफाई किया है कि हर लेवल पे, चाहे वो तहसील का लेवल हो, और क्या कोई लीडरान ने सर जोड़े हैं कि हम इन इख्तलाफात को ख़त्म करें? जो इलेक्शन सर जोड़ना पड़ेंगे जी। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इस वक्त बहुत पॉपुलर पार्टी। इसका मतलब जोड़े नहीं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल लोग परेशान हैं जो जी कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी से जल्द कोशिश करनी चाहिए। और सबको साथ, चंद बंदे फैसला नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, पार्टियों में भी सबकी राय को, अभी तक हमारी इस बात पे पार्लिमानी पार्टी मीटिंग ही नहीं हुई। जो इख्तलाफ चल रहे हैं या नहीं है, ये तो हमें भी पूरा वादे पता नहीं है, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करें ना। हमारी डिमांड है मेंबरान की भी कि हमने फेस करना है, जाके इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए पिछली बार जिस तरह इलेक्शन हुए, अगर इस तरह इलेक्शन हुए, हमें मौका ही नहीं दिया, हमारे हाथ बांध के इलेक्शन लड़ाए गए, तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, अब आपके पास कैंडिडेट नहीं होंगे। मैं आपको क्लियर करूं, हमारे पास नहीं थे पिछली बार भी कैंडिडेट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इबाम में है, तो ये इस इबाम को दूर करने के लिए पार्टी कायदीन को सर जोड़कर बैठना होगा, तभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पार्टी का मुस्तकबिल बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक शॉर्ट स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अवामी मसाइल पे बात करेंगे। महंगाई कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, इसके साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी में कमी वाक़ हो रही है, इसके साथ साथ आमदनी में भी कमी वाक़ हुई। वज़ारत ख़जाना की अपनी आउटलुक रिपोर्ट जारी हो चुकी है। क्या हुकूमत के हाथ से मामलात फिसल रहे हैं या हुकूमत इन मामलात को देखते हुए मुस्तकबिल में बेहतरी का तयन कर रही है? मंजरनामा क्या होगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। अवाम के हाथ से और अवाम के बस से तो बाहर की बात है, हुकूमत किस खुशफहमी में मुब्तला है कि सारी सूरत हाल जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाएगी? या सर, किसी खुशफहमी में हुकूमत मुब्तला नहीं है। मेरे पास इतला है कि हर दूसरे वज़ीर ने ये बात वहाँ पे बर्मा इजलास में कही है, खुल के बात की है कि जनाब अगर हम महंगाई को कंट्रोल ना कर सके, अगर हम डॉलर की कीमत नीचे ना ला सके, अगर हम आने वाले दिनों में मज़ीद जो है बेहतर काम ना कर सके, आवाम को कोई रिलीफ ना दे सके, तो हमें इस बुनियाद पे वोट नहीं मिलना कि आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया। हमें इस बुनियाद पे वोट भी नहीं मिलना कि जनाब क्या क्या इस्लाहात। लोग पूछते हैं जी हमें खाने को मिला, हमारे बच्चों के लिए दवाई मिली, हमारे कारोबार का क्या बना, क्या रोज़गार मिला। ये बिल्कुल वाज़े खुल डुल के बाद, जिस पर सबसे ज़्यादा खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस पर बड़े परेशान थे। मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट्स थी कि अगर ये अखलात यही रहे तो किसी सियासी जमात को तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, अवाम खुद ब खुद तहरीक बनकर बाहर निकल आएंगे। जिसके बाद ये फैसला हो चुका है। यासर, आज मैं जो दिन दे रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक एक माह बाद, ठीक एक माह का उन्होंने एक टारगेट थोड़े दिन का रखा था, लेकिन एक माह तक वो ले गए कि एक माह के अंदर अंदर हर सूरत में डॉलर को नीचे लाना है। उसके लिए क्या हिकमत अमली वो तय कर रहे हैं, उसके लिए बाकायदा मुआशी टीम को खसूसी टास्क दिया गया और रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। उसके बाद माजरत, अवाम के पास एक जुमला होता है, अवाम ये अक्सर गिला करते हैं कि आप 200 रुपए तक चीज़ को बढ़ा दें और उसमें से 10 रुपए कमी कर दें तो अवाम को बुनियादी हक कहां पे मिला? बिल्कुल नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूं कि मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि हर शख्स ये कह रहा है कि नहीं, अवाम को सस्ती चीज़ें चाहिए। इसलिए मेरे पास जो इतला है कि ये फैसला हो गया है कि हर सूरत में ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 1 महीने का वक्त है। इस 1 माह के बाद आपको बहुत सी चीज़ों में अचानक चीज़ें नजर आएंगी कि ये किस तरीके से कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है, किस तरीके से अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। एक तो हेल्थ कार्ड तो इनको था ही था, अब कुछ इन्होंने जो एहसास प्रोग्राम है उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसे करने लगे हैं जिससे ये बहुत से अशिया पे सब्सिडी देंगे, जिससे चीज़ें सस्ती होंगी। और अब इस पर सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि आज ये कहा गया है कि अगर हम इस पर सीरियस नहीं होंगे तो अपोजिशन जो तहरीक नहीं चला सकी, अवामी तहरीक ऐसी बन जाएगी कि अपोजिशन उसे कैश करेगी और कोई एमएनए कोई एमपी अपने हलकों में जाकर उसे फेस नहीं कर सकेगा, कोई इनका ट्रेडर का आदमी उनसे फेस नहीं कर सकेगा, जिस पर आज बड़ी भरपूर तरीके से काम शुरू हुआ है। लेकिन सबसे वहाँ पे जो एक खौफनाक बात जो डिस्कस हुई, जो अब आम मीटिंगों में उनके डिस्कस होती है, बल्कि उसमें क्या आप आम मीटिंगों में डिस्कस होती है कि आखिरकार हुकूमत अगर रिलीफ देती है तो अवाम तक क्यों नहीं पहुँचता, नीचे ब्यूरोक्रेसी क्यों इसको अवाम तक पहुंचने देती। वो माफिया को इतना ताकतवर है जिसके आगे हुकूमत के अहम तरीन अदारे बेबस हो जाते हैं। तो इस पर भी एक बाकायदा कमेटी बना दी गई है, जो कमेटी सिर्फ देखेगी नहीं बल्कि आने वाले चंद दिनों में आपको बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। उन तब्दीलियों के बाद अभी आप देख रहे हैं पंजाब में तो बड़ी तेजी से हो रही हैं, बाकी सूबों में भी शुरू हो जाएंगी। और 3 तब्दीलियों के साथ साथ ही अब यह रिजल्ट लाया जाएगा कि आखिरकार अशिया खुर्दोनोश जो हैं इनकी कीमतों में अगर रिलीफ मिलता हुकूमत की तरफ से तो आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं मिलता, सब्जी फल में रिलीफ आम आदमी को क्यों नहीं मिलता। आने वाले दिनों में, चले मैं आपको ये भी ब्रेक कर दूं खबर, बजट से पहले ही आने वाले दिनों में तनख्वाहों में इजाफा होने लगा है, आम आदमी की तनख्वाह में इजाफा होने जा रहा है। बजट में तो अभी बहुत देर है, बजट से पहले मैं कह रहा हूं, ये पहली दफा होगा कि बजट से पहले रिलीफ मिलने जा रहा है। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा। इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें होगा। और आपको पता है पहले इनका टारगेट था दिसंबर, कि दिसंबर तक हेल्थ कार्ड, अब ये टारगेट नवंबर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसलिए कि हर सूरत में ये चाहते हैं कि नवंबर तक एक ऐसा माहौल बन जाए कि पीटीआई अवाम में जाए और अवामी हमायत उन्हें मिले। और जैसे ये माहौल बन जाएगा यासर, फिर आप देखिएगा कि बल्दियाती इलेक्शन जिसकी तारीख नहीं ना दे रहे,
अचानक तारीख भी आ जाएगी और अचानक बहुत सी चीज़ें जो है जो अनहोनी जिन्हें कहा जा रहा है वो सामने आएंगी। अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब आवाम इस बात पे यकीन नहीं करते कि हम ये करना चाहते हैं, आवाम अब इस पे यकीन करना चाहते हैं कि ये हम कर चुके। अब देखना यह है कि हुकूमत कब अपने वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाती है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना आपको दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।